hello everyone, welcome back in the physiology of a exercise and sports science. So इसके पहले के वीडियो में हमने पढ़ा पार्ट वन में कि what are the phases of the exercise, different phases, that is a recovery phase, steady phase and adaptation phase. Now the most important topic रहेगा the रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज करते समय कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रहेगा इंक्रीज्ड वेंटिलेशन. अब देखो, मेजर जो चेंजेस होते हैं रेस्पिरेशन में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज अ इंक्रीज इन द वेंटिलेशन एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द लंग्स. ठीक है, अब देखो, मेजर रेस्पिरेटरी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज अ इंक्रीज्ड वेंटिलेशन एंड इंक्रीज अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द लंग्स. अब क्या करेंगे हम, इंक्रीज वेंटिलेशन कौन से फैक्टर्स की वजह से हो रहा है एंड इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक बाय द लंग्स कौन से फैक्टर की वजह से होगा, वो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे. ठीक है, सो देखो मैं ओवरव्यू बता देता हूँ. जो इंक्रीज वेंटिलेशन है वो बहुत सारे फैक्टर की वजह से होता है. ठीक है, लाइक रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से वेंटिलेशन इंक्रीज होता है. फिर आगे पढ़ेंगे कि जो इंक्रीज वेंटिलेशन का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब एट्रियल PCO2, एट्रियल O2 एंड एट्रियल पीएच पे क्या फ़र्क पड़ता है. फिर देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ भी देखेंगे. देखो, दिस इज इम्पॉर्टेंट ग्राफ. ठीक है, जो तीन को बताता है. फिर लास्ट में हम छोटा सा देख लेंगे कि इंक्रीज इन द ऑक्सीजन अपटेक बाय द लंग्स कैसे बढ़ता है. ठीक है, सो दिस विल बी द ओवरव्यू लेक्चर. ऐसे जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वेंटिलेशन इंक्रीज कैसे होता है. तो बेसिकली क्या होता है, जो वेंटिलेशन की नीड होती है, मतलब अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द CO2, ये इट लीनियरली इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्सरसाइज आप देखो, बेसिकली एक्सरसाइज के 4 फेजेज होते हैं: माइल्ड एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज एंड वेरी सीवियर एक्सरसाइज. सो जब भी आप माइल्ड से वेरी सीवियर एक्सरसाइज तक जाओगे, द वेंटिलेशन विल इंक्रीज इन दैट प्रपोर्शन. ठीक है, सो क्या लिखा है, वेंटिलेशन इंक्रीजेज ऑलमोस्ट लीनियरली विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ अ एक्सरसाइज until एरोबिक थ्रेशोल्ड इज रिच. अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एरोबिक थ्रेशोल्ड या फिर लैक्टिक थ्रेशोल्ड. क्या होता है, मैंने आपको अभी पहले बताया था. हमारा जो एक्सरसाइज होता है ना, उसके जो फर्स्ट पार्ट होता है, स्टार्टिंग का पार्ट, वहाँ पे हमारी बॉडी एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एनर्जी गेन करती है और वो एनर्जी मसल्स यूज़ करके अपनी मस्कुलर एक्टिविटी करती है. ठीक है, बट जब भी ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म, अब एरोबिक मेटाबॉलिज्म में कौन से, अब एरोबिक मेटाबॉलिज्म में ATP कैसे प्रोड्यूस होगा, मतलब कौन से सब्सटेंसेस को यूज़ करके अपना मसल एक मस्कुलर एक्टिविटी करेगा. सो एरोबिक मेटाबॉलिज्म में there is a generation of ATP by the use of the glucose, fatty acid and ketone bodies. ठीक है ना, तो ये सब that is glucose, free fatty acids and ketone bodies. इन 3 केमिकल्स को यूज करके पहला जो पार्ट होगा एक्सरसाइज का, मसल है ना, ATP जनरेट करेगा इन 3 कंपोनेंट को यूज करके. बट जब भी ये 3 कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, देन देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ अ एरोबिक मेटाबॉलिज्म टू द एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म. अब हमको ऑलरेडी पता है, जब भी देर इज अ एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म जब शुरू होगा, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ लैक्टिक एसिड. इसीलिए तो फॉर अ फर्दर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर एक्सरसाइज करें, देन देर इज अ फैटिग ऑफ अ मसल एंड दिस फैटिग ऑफ अ मसल इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड. सॉरी, अब देखो एरोबिक कंडीशन में, देखो एरोबिक कंडीशन में तो मैंने आपको बताया, ग्लाइकोजन, फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज से मसल ATP प्रोड्यूस करता है एंड ATP फर्दर एक्सरसाइज करने में हेल्प होता है. बट इन एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म में कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे, सो इट इंक्लूड्स द जनरेशन ऑफ ATP बाय द फॉस्फोक्रिएटिन रिएक्शन. मतलब फॉस्फोक्रिएटिन इन मसल, जो मसल में फॉस्फोक्रिएटिन प्रेजेंट होता है, उसका यूज करके इन एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म मसल ATP जनरेट करता है. और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉस्फोक्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस रिएक्शन. ठीक है ना, इससे ATP जनरेट होता है इन द एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म. सो देखो क्या लिखा है, व्हाट इज एन एरोबिक थ्रेशोल्ड. सो सिंपली यहाँ पे क्या होता, एरोबिक मेटाबॉलिज्म टर्मिनेट हो जाएगा एंड देयर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म.
ठीक है, देखो क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ एक्सरसाइज दैट प्रोड्यूसेस द एलिवेशन ऑफ द ब्लड लैक्टिक एसिड लेवल रिजल्टिंग इन द शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो समझ में आया कितनी, हाँ, तो एरोबिक थ्रेशोल्ड या फिर लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड या फिर लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ये लेवल है। अब ये कौन सा लेवल है, जहाँ तक सब्जेक्ट या फिर इंडिविजुअल ने इतनी एक्सरसाइज कर ली है कि उसका जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म से एटीपी जनरेट हो रहा था, इट्स ऑल कंप्लीटेड। नाउ देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द एरोबिक मेटाबॉलिज्म टू द एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द एरोबिक थ्रेशोल्ड। देखो फिर से पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एक्सरसाइज दैट प्रोड्यूसेस एलिवेशन ऑफ अ ब्लड लैक्टिक एसिड लेवल। अब एलिवेशन क्यों हो गया ब्लड लैक्टिक एसिड लेवल का, बिकॉज एरोबिक मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया, अब उसकी बॉडी ने शिफ्ट किया है एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे, जहाँ पे हमको लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन मिलता है। इसीलिए देयर इज एलिवेशन ऑफ द ब्लड लैक्टेट विच रिजल्ट्स इन द शिफ्ट फ्रॉम द एरोबिक टू द एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये कैसे, अब ये जो एरोबिक थ्रेशोल्ड को पार कर लिया अगर सब्जेक्ट ने, उसकी वजह से वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होने लगा बिकॉज ऑफ दिस एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, सो देयर इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर लैक्टिक एसिडोसिस विच फर्दर स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर्स, मतलब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरीफेरल रिसेप्टर्स जो हमने न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा था। एंड फर्दर क्या होगा, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ एरोबिक थ्रेशोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीज्ड वेंटिलेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन बोथ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। देखो अब मैंने आपको क्या कहा था, मेजर जो रेस्पिरेटरी चेंज होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज की वजह से, वो दो चीज़ की वजह से होते हैं। क्या, एक तो इंक्रीज वेंटिलेशन एंड इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज्ड वेंटिलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये इंक्रीज वेंटिलेशन की इसके कारण हम देखेंगे, कॉजेज ऑफ इंक्रीज वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अ इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना। सो अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे जैसे हम माइल्ड एक्सरसाइज से सीवियर एक्सरसाइज तक जाएंगे, वैसे वैसे मिनट वेंटिलेशन बढ़ता चला जाएगा। देखो मतलब अगर इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज हम धीरे धीरे जैसे बढ़ाएंगे, देयर विल बी द इंक्रीज इन द वेंटिलेशन, मतलब बॉडी हाइपर वेंटिलेट करती चली जाएगी अगर माइल्ड से सीवियर एक्सरसाइज तक हम गए। तो देखो क्या है, ये ग्राफ बताता है। देखो रेस्ट पे था तो मिनट वेंटिलेशन कम था, तो जैसे जैसे हमने एक्स इंटेंसिटी मतलब एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जैसे ही हमने मैक्सिमम तक लाए, सो देयर इज अ इंक्रीज इन द मिनट वेंटिलेशन। तो देखो क्या लिखा है, देखो सो इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, जब भी हम माइल्ड से वेरी सीवियर एक्सरसाइज तक जाएंगे, देयर विल बी द, मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मिनट वेंटिलेशन, मतलब माइल्ड से सीवियर तक जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से वेंटिलेशन बढ़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज वेंटिलेशन। अब ये तो पता चल गया कौन सा रेस्पिरेटरी चेंज होता है, दैट इज अ इंक्रीज वेंटिलेशन होता है। बट ये इंक्रीज वेंटिलेशन का डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मेनली 3 पैरामीटर पढ़ेंगे, आर्टीरियल PO2, आर्टीरियल PCO2 एंड आर्टीरियल पीएच। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है, बेसिकली स्टार्टिंग में जो इफेक्ट आती है, इंक्रीज्ड वेंटिलेशन क्यों होता है, इट इज़ नॉट स्टिल अननोन। ठीक है, ये मतलब अभी नोन नहीं, इट इज़ नॉट नोन टिल, बट येस सम साइंटिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज के जो इनिशियल फेज होता है ना, वहाँ पे जो वेंटिलेशन इंक्रीज होता है, इट इज़ ड्यू टू द न्यूरल मैकेनिज्म, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सिमिलरली लेटर फेज, मतलब लेटर एक्सरसाइज का जो लास्ट टर्मिनेशन पार्ट होता है, वहाँ पे जो वेंटिलेशन इंक्रीज होता है, इट इज़ मीडिएटेड बाय द केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, दिस इज द, ये जो मैकेनिज्म है, इट इज़ स्टिल अननोन, बट येस ये सजेस्ट की साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं। तो देखो इनिशियल राइज इन द वेंटिलेशन इज मीडिएटेड बाय द न्यूरल मैकेनिज्म, वेर एज द लेटर राइज इन द वेंटिलेशन इज मीडिएटेड बाय द केमिकल मैकेनिज्म। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पे कौन कौन से चेंजेस होएंगे। सो पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ आर्टीरियल PO2, मतलब आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो
ये एक चीज़ याद रखना, देर इज़ अ नो चेंज इन द आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग होल एक्सरसाइज। मतलब आप कोई भी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर लो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या वेरी सीवियर या फिर स्टर्नस एक्सरसाइज करो, इन चार टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में देर विल बी द नो इफेक्ट ऑन आर्टीरियल PO2। मतलब आर्टीरियल PO2 विल रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस थ्री। मतलब 110 mmHg रहेगा, ठीक है। देर इज आर्टीरियल PO2 का क्या होता है अपन का लेवल क्या होता है 110, मतलब 110 मतलब 95 से 98 के बीच में होता है ना, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सो एल्वियोलर एंड आर्टीरियल PO2 रिमेन ऑलमोस्ट नॉर्मल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज ड्यू टू द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द वेंटिलेशन। मतलब क्या होगा, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेगी, ठीक है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, सेल को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगा, बट इसके रिस्पॉन्स में हमने वेंटिलेशन भी तो इंक्रीज़ कर दिया है, वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर लिया है, इसकी वजह से क्या प्रॉपर ऑक्सीजन टिश्यूज़ को या फिर सेल्स को मिलता जा रहा है। इसकी वजह से क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है सेल्स को, एंड देयरफॉर द आर्टीरियल PO2 रिमेन कांस्टेंट। सो देखो फिर से क्या, एल्वियोलर एज वेल एज आर्टीरियल PO2 रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज ड्यू टू द प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द वेंटिलेशन। तो देखो ग्राफ देखे, सो अगर ये ग्राफ देखे, सो माइल्ड, रेस्ट, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो देखो यहाँ पे ये जो PaO2 है इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टीरियल PCO2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो आर्टीरियल PCO2 पे फ़र्क क्या पड़ता है, बेसिकली अगर हम है ना माइल्ड से लेके मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करें। सो देखो मैंने आपको बताया 4 टाइप की एक्सरसाइज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर या फिर स्टर्नस एक्सरसाइज। तो माइल्ड से मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज में देर इज नो चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एट्रियल ब्लड, ठीक है ना, बिकॉज वहाँ पे जो वेंटिलेशन हो रहा है ना, दैट मतलब हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, मतलब जितना हम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है उतना रिमूव भी हो जा रहा है। बट इन केस ऑफ अ सीवियर टू वेरी सीवियर टाइप ऑफ एक्सरसाइज, वहाँ पे क्या होगा, जो अपना है ना CO2 रिमूव ज़्यादा हो जाएगा एंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो रहा है। मतलब देर विल बी द वेरी वास्ट इंक्रीज इन द हाइपर वेंटिलेशन। इतना वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा कि बॉडी में से CO2 तो बहुत अमाउंट ऑफ CO2 निकल जा रहा है, बट नॉर्मल उसका जो अमाउंट रहना चाहिए बॉडी में इट इज़ नॉट मेंटेन। इसकी वजह से क्या होगा, इन केस ऑफ अ वेरी स्टर्नस एक्सरसाइज या फिर सीवियर एक्सरसाइज, आर्टीरियल PCO2 का लेवल कम हो जाएगा बिकॉज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन दी प्रोडक्शन। तो देखो अब टेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है कि इफेक्ट ऑन आर्टीरियल PCO2 रिमेन नॉर्मल ड्यूरिंग द माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज बिकॉज हाइपर वेंटिलेशन की वजह से इट रिमूव एक्सेस ऑफ द CO2 विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मसल मेटाबॉलिज्म। चलो ये पॉइंट तो समझ में आ गया, बट बियॉन्ड द लैक्टेट थ्रेशोल्ड सॉरी लैक्टेट थ्रेशोल्ड मतलब बॉडी ने एरोबिक से एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म तक शिफ्ट कर लिया है। सो स्टिमुलेट फर्दर वेंटिलेशन। देखो हुआ क्या, समझो ध्यान से। अब क्या हुआ, माइल्ड टू मॉडरेट में तो क्या नॉर्मल बॉडी अपना काम कर रही थी, मतलब हाइपर वेंटिलेशन की वजह से जितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा था सेल से उतना निकल जा रहा था। बट जब भी स्टर्नस एक्सरसाइज शुरू हुई मतलब सीवियर डिग्री ऑफ एक्सरसाइज बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से लैक्टेट थ्रेशोल्ड या फिर एन एरोबिक थ्रेशोल्ड का लेवल तो क्रॉस हो गया। अब क्रॉस हो गया, इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। अब लैक्टिक एसिडोसिस ने हाइपर वेंटिलेशन तो था ही पहले से, बट इट फर्दर इंक्रीजेस द वेंटिलेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर वेंटिलेशन हो गया, बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन हो गया। अब बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन हुआ, इसका मतलब क्या, जितना CO2 बन रहा है बॉडी में उससे ज़्यादा निकल जा रहा है बॉडी से। इसकी वजह से क्या हो गया, CO2 की कमी हो गई बॉडी में। अब CO2 की कमी हो गई तो ऑब्वियस ही बात है अपना क्या होगा, पार्शियल प्रेशर CO2 का फॉल हो जाएगा। तो सो फिर से पढ़ते हैं देखो, बट बियॉन्ड द लैक्टेट थ्रेशोल्ड स्टिमुलेट फर्दर वेंटिलेशन कॉजिंग मोर CO2 रिमूवल देन द अमाउंट ऑफ CO2 विच इज प्रोड्यूस। समझ में आ गया। सो ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज PCO2 लेवल फॉल्स।
या इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ग्राफ देखे तो देखो PCO2 का लेवल रेस्ट से मॉडरेट तक देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, बट जब भी हम मॉडरेट से सीवियर एक्सरसाइज तक जा रहे हैं PaCO2 का लेवल कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है अभी समझ में आ गया क्यों कम हो रहा है, बिकॉज रिमूवल ज़्यादा हो रहा है रेदर देन द फॉर्मेशन। ठीक है, सो नाउ लेट सी द इफेक्ट ऑफ आर्टीरियल pH। अब pH पे क्या फर्क पड़ेगा। सो आर्टीरियल pH पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे स्टर्नस एक्सरसाइज बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट PaCO2 का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। कैसे, मतलब रेस्ट से लेके मॉडरेट एक्सरसाइज तक की बात करूँ तो तब तक देर इज नो चेंज इन द pH ऑफ द ब्लड। ठीक है, बिकॉज जो CO2 अपना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ CO2 इज रिमूव्ड। ठीक है ना, there is no extra amount of CO2 in the blood। देखो CO2 ब्लड में नहीं होगा, there will be less formation of the कार्बोनिक एसिड कम प्रोड्यूस होगा तो लैक्टिक एसिडोसिस नहीं होगा। बट whenever there is a चेंज फ्रॉम अ मॉडरेट टू द सीवियर एक्सरसाइज क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा। इसका मतलब क्या, H+ का लेवल बढ़ेगा ब्लड में, H+ का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है pH कम होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, अब यहाँ पे क्या बॉडी कंपेंसेट करती है, एसिड ज़्यादा बन रहा है। सो अब अपनी जो बॉडी है वो कंपेंसेट करती है बाय बफरिंग द एसिड। मतलब क्या बॉडी है ना H+ के साथ क्या करेगी, देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से जो H+ प्रोड्यूस हुआ है इट विल कंबाइन विद द बफर, दैट इज HCO3- के साथ कंबाइन करेगा बफर। ठीक है, एंड देर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द H2CO3। नाउ ये H2CO3 फर्दर क्या करेगा, H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लैक्टिक एसिडोसिस के केस में देर विल बी द मोर प्रोडक्शन ऑफ द CO2। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, विद द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्टर्नस एक्सरसाइज एक्सेस ऑफ अ लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ दिस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज बफर्ड एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बफरिंग मोर अमाउंट ऑफ CO2 इज फॉर्म। देखो ये मैंने समझाया कि कैसे CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है जब भी बॉडी बफर करती है अपना H+ के साथ, H+ HCO3- के साथ कंबाइन हुआ और ये देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2CO3। अब H2CO3 फर्दर स्प्लिट हो गया H2O और CO2 में, एंड बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ गया, और बॉडी में ऑब्वियस सी बात है CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, देन इट विल स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करेगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इन द ब्रेन स्टेम एंड इंक्रीजेस इन द वेंटिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे वेंटिलेशन इंक्रीज हो गया, पर्पस कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये जो बफरिंग प्रोसेस बॉडी करती है उसे कहते हैं आइसोकेपनिंग बफरिंग। ठीक है, सो इधर ग्राफ में देखे सो देखो क्या हो रहा है, सेम PaCO2 के तरफ अपना ग्राफ बन रहा है। मॉडरेट तक देर इज नो चेंज इन pH, बट फर्दर सीवियर तक जाएंगे तो pH का लेवल कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ अ मोर प्रोडक्शन ऑफ अ लैक्टिक एसिड इन द एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। अब हमारा एक पर्पस दैट इज इंक्रीज्ड वेंटिलेशन, उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब बात करते हैं सॉरी ऑक्सीजन अपटेक बाय द लंग्स कैसे बढ़ेगा। अब ऑब्वियस ही बात है, हाइपर वेंटिलेशन जितना बढ़ेगा तो लंग्स ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करेगा। तो सिंपल सी बात है, हाइपर वेंटिलेशन कॉज द इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक बाय द लंग्स ऑफ अबाउट मतलब 20 टाइम्स मोर देन द रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा लंग्स ऑक्सीजन अपटेक करता है उससे 20 गुना अपना लंग्स ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा ड्यूरिंग हाइपर वेंटिलेशन। सो फिर से एक बार समरी देख लेते हैं, देखो क्या क्या पढ़ा हमने। ठीक है, सो पहले रेस्पिरेटरी चेंजेस की बात करूँ, सो रेस्पिरेटरी चेंजेस में हमने देखा दो मेजर चेंजेस होएंगे, एक तो इंक्रीज वेंटिलेशन। अब यही इंक्रीज वेंटिलेशन की वजह से क्या होगा, देयर विल बी द इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक बाय द लंग्स। इसमें हमने पहले पढ़ा एरोबिक थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या है एरोबिक थ्रेशोल्ड, सिंपली बात करूँ तो हमारी बॉडी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम द एरोबिक मेटाबॉलिज्म टू द एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक मेटाबॉलिज्म में एटीपी मसल कैसे जनरेट करता है, वाया 3 कंपोनेंट्स, कौन से, ग्लाइकोजन, फ्री फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडीज। सिमिलरली एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म में कैसे मसल अपना प्रोड्यूस करता है एटीपी, वाया फॉस्फोक्रिएटिनिन विच इज प्रेजेंट इन द मसल बाय फॉस्फोक्रिएटिनिन काइनेस मैकेनिज्म। फॉस्फोक्रिएटिनिन
काइनेस रिएक्शन, ठीक है। सो ये लैक्टेट थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट पता चल गया। अब वेंटिलेशन इंक्रीज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने देख लिया। मतलब इंटेंसिटी जैसे बढ़ाओगे वैसे वेंटिलेशन, माइनट वेंटिलेशन बढ़ेगा। फिर बात करते हैं इन वेंटिलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, अब डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो एट्रियल PCO2 क्या रहेगा, PO2 कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। PCO2 क्या होगा, माइल्ड से लेके मॉडरेट तक तो कांस्टेंट रहेगा, बट मॉडरेट से लेके अगर सीवियर तक जा रहे हो देयर विल बी द डिक्रीज इन द PCO2 लेवल ड्यू टू द मोर फर्दर हाइपर वेंटिलेशन। पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब लास्ट पीएच क्या होगा, पीएच ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट जब तक मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हो, बट फर्दर अगर सीवियर तक जा रहे हैं देन विल बी द डिक्रीज pH due to the lactic acidosis. So this was a complete respiratory changes जो हो गए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, कितने 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या फिर कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम दोनों भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, दैट इज अ कार्डियोवैस्कुलर एज वेल एज रेस्पिरेटरी चेंजेस। सो इसको रिवाइज करना, नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑफिशियल नेम, ठीक है। सो डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना, ठीक है। पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस के बारे में। बाय बाय।